निश्चित रूप से इस पर ध्यान देगी, क्योंकि आने वाले समय में बिहार सहित कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं। स्वाभाविक है बिहार में और अन्य राज्यों में भी रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी का सवाल उभर कर आया है और मैं समझता हूँ सरकार इसके प्रति संवेदनशील होगी, इन चीज़ों पर भी जोर होगा और मध्यम वर्ग की अनदेखी सरकार नहीं कर सकती है। इस चुनाव में जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी को नुकसान हुआ है। यह तो सरकार बनी है लेकिन बीजेपी की सीट तो घटी है, तो स्वाभाविक रूप से उनको दूसरे से मदद लेने की जरूरत पड़ी है, नीतीश कुमार की जेडीयू से और चुनाव में खास करके। और ऐसे भी सरकार अगर डेमोक्रेटिक है तो, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो बिहार जैसे राज्य को अफेक्ट करता है कि बिहार आर्थिक सामाजिक रूप से पीछे है। जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स बनाया है नीति आयोग ने, उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। जो अभी कास्ट सर्वे आया है तो आपने देखा है कि 33% लोगों की इनकम सालाना 6,000 से है और अगर डबल कर दिए तो भी वो 10,000 से कम है। तो ऐसी स्थिति में उनको बिहार जैसे राज्य की सुध लेनी होगी। विशेष राज्य के दर्जे की मांग वर्षों से होती रही, केवल राजनीतिक पार्टियां ही नहीं कर रही, मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग जो अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं और समाज से जुड़े हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं। तो अगर विशेष राज्य का दर्जा इस आधार पर ठुकरा भी दिया जाता है कि जो मानक हैं वो बिहार पूरा नहीं करता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र होना, डेंसिटी की क्षेत्रीय असमानता कम होनी चाहिए, साथ ही वर्गीय असमानता भी कम होनी चाहिए जो बढ़ रही है लगातार। तो मैं समझता हूँ आज जब निर्भरता बढ़ी है बिहार पर केंद्र सरकार की, जेडीयू पर आप जानते हैं कि दबाव में ये है, और ऐसे आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी हैं इसमें शामिल जिन पर निर्भरता है आज तेलुगु देशम पर, तो सरकार कुछ न कुछ इन राज्यों के लिए। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद केंद्रीय जो सत्ता है वो उस पर काबिज हो गए हैं। प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही हैं, यानी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी काबिज हो गए हैं केंद्रीय सत्ता पर। बजट शुरू होने वाला है 23 जुलाई को। ये कहा जा रहा है कि 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण जो है, यानी जो वित्त मंत्री हैं भारत के, वो बजट पेश करेंगे। कई मुद्दे इस बार हैं लेकिन रोजी और रोजगार को तवज्जो मिलने वाला है। कई मसले हैं, कई मुद्दे हैं इस पर। बजट के पहले हमारी कोशिश होती है कि ऐसे एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हो कि बजट में कौन कौन बातों जो है, किस किस बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन सी बात जो है वो आम जनता के लिए हितकर साबित हो सकती है। आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे आज इसी मसले पर। सर बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। सर फिर से 23 तारीख को जो तीसरी सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उसमें बजट सत्र शुरू होने वाला है। कई बातों को तवज्जो मिल रही है, खास करके रोजी रोजगार। आपके नज़रिए से कैसा होगा ये बजट? देखिए, स्वाभाविक रूप से जो अर्थव्यवस्था के सामने, समाज के सामने और राजनीति के सामने जो चुनौतियां हैं वर्तमान केंद्रीय सरकार की, उसका सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए चुनौतियों का बजट में प्रावधान करने की कोशिश होगी। तो जो रोजगार की बात आपने की इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में, वो बिल्कुल सही है। उसका असर चुनावी परिणाम पर भी पड़ा है, बिहार में भी पड़ा है, बाहर भी पड़ा है। और मैं समझता हूँ रोजगार सृजन के लिए निश्चित रूप से कुछ नए उपाय करने की बात होगी। भले वह स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार बढ़ाने की बात हो, या अन्य सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने की बात हो, सरकार निश्चित रूप से इस पर ध्यान देगी, क्योंकि आने वाले समय में बिहार सहित कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं। स्वाभाविक है बिहार में और अन्य राज्यों में भी रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी का सवाल उभर कर आया है और मैं समझता हूँ सरकार इसके प्रति संवेदनशील होगी, गंभीर होगी। तो एक तो ये समस्या है लेकिन एक बात ध्यान में देने की बात है कि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम तीसरे नंबर पर हैं विश्व में, तीसरे नंबर पर आना चाहते हैं, 5वें पर हैं, तीसरे नंबर पर आने। हाँ, तो इसके लिए विकसित भारत की कल्पना की है उन्होंने। तो विकसित भारत बनाने के लिए उनको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे बजट के माध्यम से और अन्य तरीके से, जिससे
विकास दर को सिर्फ आज की विकास दर के लेवल पर ही नहीं रखा जा सके, बल्कि उसमें बढ़ोतरी की जाए, जिससे जो वो सपना है कि उनके थर्ड टर्म में तीसरी जगह पहुंच जाएंगे, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। तो विकास दर बढ़ाने के लिए ज़रूरी है पूंजीगत व्यय बढ़ाना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको याद होगा कि 1-1.5 साल पहले 30% से भी अधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने किया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है विकास कार्यों पर खर्च, और स्वाभाविक रूप से उसको बढ़ाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, जिस पर मुख्य रूप से औद्योगिकरण निर्भर करता है, उस सेक्टर पर भी फोकस की बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार का जो राजनीतिक आर्थिक दर्शन है, उसमें सरकार डायरेक्टली आर्थिक गतिविधियों को करने से परहेज करती है। तो स्वाभाविक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा एरिया है जिसमें एक्सपेंडिचर होने से जो विकास होगा, प्राइवेट सेक्टर को भी उससे मदद मिलेगी और पब्लिक सेक्टर को भी मदद मिलेगी, उस पर भी होगा। तो इसलिए रोड, रेल, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, डिजिटल इकोनॉमी, इन चीज़ों पर भी जोर होगा। और मध्यम वर्ग की अनदेखी सरकार नहीं कर सकती है। इस चुनाव में, जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी को नुकसान हुआ है। ये तो सरकार बनी है, लेकिन बीजेपी की सीट तो घटी है, तो स्वाभाविक रूप से उनको दूसरे से मदद लेने की जरूरत पड़ी है। नीतीश कुमार की जेडीयू से और तेलुगु देशम से, जो चंद्रबाबू नायडू जिसके नेता हैं, तो चाहेगी कि मध्यम वर्ग को कुछ राहत दी जाए। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मध्यम वर्ग को, एक तो ये है, दूसरी बात है कि मध्यम वर्ग के पास अगर आय नहीं होगी तो जो विकास दर बढ़ेगी, उससे जो सामान पैदा होगा, उसका तो 2 ही ऑप्शन, या देश में खपत हो, बाहर की संभावनाएं कम रहती हैं। एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो बहुत नहीं दिख रहा है मुझे, तो देश में डिमांड जनरेट करने के लिए उस वर्ग के पास पैसा होना चाहिए। उस पैसा को 2 तरह के डायरेक्ट ट्रांसफ़र की संभावना कम रहती है, तो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र में रोजगार के माध्यम से हो सकता है, या वेलफेयर एक्टिविटीज़ के माध्यम से हो सकता है, सब्सिडी के माध्यम से। जो ये मध्यम वर्ग है, जो एक बड़ा वर्ग उभर कर आया है, उसके जेब में पैसा पहुंचाने की बात होगी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से, टैक्स में छूट दे करके, वेलफेयर मेजर्स के से, सब्सिडी के माध्यम से, जिससे कि जो औद्योगिकरण की बात सरकार कर रही है, विकास की गति तेज करने की बात कर रही है, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रही है, उसको सस्टेन के लिए इंटरनल डिमांड जनरेट हो। और महंगाई तो एक बड़ा मुद्दा बनकर आया है सामने। तो महंगाई, अभी बात चल रही है कि अमेरिका में महंगाई दर घटी है, 3% हो गई है, जो 3.5% है, उसको 2% करने की बात हो रही है, आज ही की रिपोर्ट है। तो बिहार में और देश में जो महंगाई है, अगर उस पर को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो परेशानी होगी चुनाव में खास करके। और ऐसे भी सरकार अगर डेमोक्रेटिक है तो, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो बिहार जैसे राज्य को अफेक्ट करता है कि बिहार आर्थिक सामाजिक रूप से पीछे है। जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स बनाया है नीति आयोग ने, उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। जो अभी कास्ट सर्वे आया है, तो आपने देखा है कि 33% लोगों की इनकम सालाना 6,000 से है, और अगर डबल कर दिए तो भी वो 10,000 से कम है। तो ऐसी स्थिति में उनको बिहार जैसे राज्य की सुध लेनी होगी। विशेष राज्य के दर्जे की मांग वर्षों से होती रही, केवल राजनीतिक पार्टियां ही नहीं कर रही, मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग जो अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं और समाज से जुड़े हैं, वो इसकी मांग कर रहे हैं। तो अगर विशेष राज्य का दर्जा इस आधार पर ठुकरा भी दिया जाता है कि जो मानक हैं वो बिहार पूरा नहीं करता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र होना, डेंसिटी कम होना, सुरक्षा का सवाल, तो अभी विशेष पैकेज देने की बात जरूर होगी। तो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, ये सारे सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, जिससे बिहार को कुछ लाभ मिल सकेगा। और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के उद्देश्य में हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना हमारी संवैधानिक आवश्यकता है और देश के उन ऑब्जेक्टिव्स में है जिसको नेशन ने एक्सेप्ट किया है कि क्षेत्रीय असमानता कम होनी चाहिए, साथ ही वर्गीय असमानता भी कम होनी चाहिए, जो बढ़ रही है लगातार। तो मैं समझता हूँ आज जब निर्भरता बढ़ी है बिहार पर केंद्र सरकार की, जेडीयू पर, आप जानते हैं कि दबाव में ये है, और ऐसे आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी हैं इसमें शामिल जिन पर निर्भरता है आज तेलुगु देशम पर, तो सरकार कुछ न कुछ इन राज्यों के लिए, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ के लिए, या जो नए
नई समस्याएं पैदा हुई हैं उनको दूर करने के लिए कुछ विशेष पैकेज की बात करें। तो अब इस बजट में आपको लग रहा है कि बिहार के लिए विशेष पैकेज का कुछ जो ये उपहार स्वरूप है वो दिया जाए? उपहार कहिए कि वो मांग है, उसको पूरा करने की बात है और ये राजनीतिक मजबूरी है केंद्र सरकार की। बिहार की अवहेलना नहीं की जा सकती है आज के डेट में, और आंध्र प्रदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती, क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों में जो सत्ताधारी दल है उनके संख्या बल पर केंद्र की सरकार टिकी हुई है, क्योंकि उनको पूर्ण बहुमत बीजेपी को अपने नहीं है। स्वाभाविक रूप से जेडीयू का सपोर्ट सिग्निफिकेंट है और चंद्रबाबू का सपोर्ट। जिस दिन ये दोनों सपोर्ट एक साथ वापस हो जाएगा, केंद्र की सरकार के गिरने की स्थिति पैदा हो जाएगी, जो कोई सरकार नहीं चाहेगी। तो आज उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है और कह लीजिए तो ये हमारी संवैधानिक जरूरत भी है और हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य भी है कि क्षेत्रीय असंतुलन कम हो, और इसको विशेष राज्य के दर्जा मिलने की संभावना मुझे कम लगती है। ये दूसरी बात है कि वो जस्टिफाइड डिमांड है और केवल राजनीतिक पार्टियां नहीं, मेरे जैसे लोग भी इसकी मांग करते रहे, क्योंकि ऐतिहासिक कारणों से बिहार पीछे रहा। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत हमको मिनरल्स का लाभ नहीं मिला जब झारखंड हमारे साथ था, सबको समान लाभ हो रहा था, तो हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। ऐतिहासिक रूप से भी हम जमींदारी एरिया में आते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी में कई कारण ऐतिहासिक थे जिससे हमारा विकास नहीं हो पाया, हम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आए, तो वो तो उद्देश्य है ही, लेकिन आज राजनीतिक मजबूरी सबसे बड़ी बात है और इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ ये करेंगे तो विशेष राज्य का दर्जा मिलने से अन्य राज्य की भी मांग बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए शायद आसान हो कि पैकेज दें और जो डिफरेंट सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, उसमें क्या देखिए, पटना यूनिवर्सिटी की मांग रही है विशेष कई वर्षों से कि इसका 7th पोजीशन रहा देश में, अभी है, पुराने ज़माने में 8वां पोजीशन था। तो इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो प्रधानमंत्री नहीं दे पाए, प्रधानमंत्री जब पटना आए थे तो नीतीश कुमार ने उस समय उनसे हाथ जोड़कर साइंस कॉलेज में आग्रह किया था, लेकिन आज संभावना बनती है कि कई, चाहे हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर में एम्स और बनाने की बात हो सकती है, एजुकेशन सेक्टर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे सकते हैं, नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी को कर सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़रूर न कुछ करेंगे और पैकेज तो मिलना मैं समझता हूँ उसकी प्रबल संभावना है। और जहाँ तक विशेष राज्य का है, इसकी संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि उससे राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठेंगे और वो शायद केंद्र सरकार आज की स्थिति में उसको सामना कर पाएगा, इसमें मुझे शक है। तो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। डॉक्टर प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जो बजट सत्र है अब शुरू होने वाला है 23 तारीख से, उस पर चर्चा कर रहे थे। एक्सपर्ट हैं, अर्थशास्त्री भी हैं और विभागाध्यक्ष भी रहे हैं पटना विश्वविद्यालय इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के। स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि भाई विशेष राज्य का दर्जा न मिले इस बजट में, लेकिन विशेष पैकेज तो मिलना तय है, क्योंकि अब मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है केंद्रीय सत्ता की, क्योंकि गठबंधन एनडीए के साथ है और गठबंधन में नीतीश कुमार हैं जो लगातार मांग करते ही आ रहे हैं, चाहे वो पक्ष में हो यानी साथ में हो या फिर विपक्ष में खड़े हो, वो विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आम आदमी के लिए इस बजट में, केंद्रीय बजट में, और कैसे इस पूरे बजट सत्र को विपक्षी भी गौर करते हैं इस बजट सत्र पर। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।